हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हमने जो बात करी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो बेसिक ईएमएफ की प्रॉपर्टीज होती थी, चाहे वो मोशनल ईएमएफ की बात हो, चाहे वो रोटेटिंग रॉड का ईएमएफ हो, सारी बातें कैलकुलेट करी थी। आज जो है उसी के आगे बढ़ेंगे और कुछ जो बची हुई बातें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चर्चा जो आज की क्लास में होनी दैट इज फॉर द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे हमारे पास नॉर्मल एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाता है। लास्ट क्लास भी हमने यहीं से शुरू करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाता है और मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है जो कि हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि अगर एक पार्टिकल या एक चार्ज है जो कि मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि फ्लक्स को चेंज कर रहा है, वो इस तरह से हमारे पास जो भी सारी गतिविधियां हो रही है इस तरह से हो रही है कि फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। ये हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। आज उसका थोड़ा सा विपरीत बात करेंगे कि अगर मान लो हमारे पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर हमारे पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है एक मूविंग चार्ज पे। ठीक है, तो जैसे एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड था वो एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता था, एक स्टेशनरी या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता था, उसी तरह से हमारे पास एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो एक स्टेशनरी चार्ज पर भी फोर्स लगाता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे बातें सामने आई, बहुत डिटेल में अपन इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इस फील्ड को बोला गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो एक स्टेशनरी चार्ज पर भी फोर्स लगाता है। ठीक है, अप्लाइज फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, तो जब ये ऐसा हुआ मतलब यहां पर भाई स्टेशनरी चार्ज पर फोर्स तभी लगेगा जब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप का होगा। तो यहां से एक बात समझ आई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ एक इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दे रहा है जो कि स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाए। तो यहां से बात होती है कि इसका मतलब वो एक नए टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है जिसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है, हालांकि हमें नहीं पता ये किस टाइप का फील्ड है, लेकिन हम इसको नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो पुराने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलती भी है और कुछ प्रॉपर्टीज मिलती नहीं भी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था, स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाता था, वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। एक प्रॉपर्टी जो बहुत अलग है वहां से कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है। अर्थात वहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज लूप इंटीग्रल लेते थे, याद है E.dl लेते थे, तो वो जीरो आता था। किसके लिए, पुराने वाले के लिए था। लेकिन नए वाले के लिए ऐसा नहीं है कि क्लोज लूप ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है d∅dt के बराबर। फ्लक्स चेंज से, या बोल सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया मतलब फ्लक्स भी चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज से, फ्लक्स चेंज मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। ठीक है, तो उससे हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन द्वारा निकाला जाएगा। बात क्लियर, बेसिक आइडिया होना चाहिए अपने को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मेन प्रॉपर्टीज की याद रखनी है कि ये जो है स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, बहुत मेन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और ये वोर्टेक्स फील्ड टाइप इस तरह का कोई बनाता है, क्लोज लूप टाइप की फील्ड इस तरह से फील्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह की फील्ड इसकी होती है। ठीक है, ये बात करी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। थोड़ा सा आगे चलेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन की बात करें, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें, थोड़ी थोड़ी सी बातें उस पर भी करेंगे, फिर अपन इसको रैप अप करेंगे। ठीक है, उतारो इसको। तो अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन क्या है कि मान लो हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट फ्लो कर रही थी। जब करंट फ्लो कर रही थी तो उस करंट के फ्लो करने से उसमें खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड, सोचो हम करंट चेंज कर दें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो होता क्या है, फ्लक्स जो उससे पास हो रहा था वो भी चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो अब उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस हो सकता है। इसका मतलब, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा फैराडेज लॉ क्या था कि हमारे पास अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। वही बात यहां पर भी है कि मान लो हमारे पास ये कॉइल थी और इसमें करंट फ्लो कर रही थी आई, है ना, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा यहाँ पर। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि खुद की करंट चेंज करने से
खुद का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और खुद का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से खुद में जो फ्लक्स पास हो रहा है, खुद से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज होगा, और खुद का जब फ्लक्स पास जो हो रहा है वो चेंज होगा तो वहां पर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा और उसकी वजह से आएगी इंड्यूस करंट। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। बात क्लियर? ठीक, तो आई चेंज करते हैं तो हमारे पास बी चेंज होता है। जब बी चेंज करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज करते हैं हमारे पास तो ईएमएफ आता है, इंड्यूस ईएमएफ, है ना। और जब इंड्यूस ईएमएफ आता है तो इंड्यूस करंट आती है। ठीक, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सिंपल। तो जितनी ज्यादा हम करंट अगर चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ आएगा, यानी ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट। और यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं हम तो L मॉड ऑफ DI बाई dt। ठीक, ये मॉड क्यों लगा दिया? क्योंकि ये जो चेंज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, और चूंकि अगर मॉड हटाएंगे तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आएगा, यानी अगर करंट जो है वो बढ़ेगी तो ईएमएफ जो है वो नेगेटिव में प्रोड्यूस होगा, और अगर करंट घटेगी तो जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव में प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ईएमएफ को इसमें रिलेट करते हैं। तो ये है हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला, जहां पे L क्या है? L इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का 100%? अच्छा साहब, एक बात तो हमें समझ आई कि L इज सेल्फ इंडक्टेंस और ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। अच्छा, इसको उतारो जल्दी से। नोट हो गया? पक्का? अच्छा, अब एक काम और करो, यहां से ध्यान से देखो, हम ना इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, माइनस माइनस छोड़ के डायरेक्टली ऐसे देखते हैं। क्या कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था। E इज इक्वल टू एल डी आई डी टी को इधर भेजो, क्या आ गया? E डी टी इज इक्वल टू एल डी आई। एल तो कांस्टेंट होगा फॉर दैट सर्किट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा यहां से? दिस इज व्हाट फ्लक्स, और ये क्या है? एल आई। तो एक बात फॉर्मूला ये भी आता है यहां से कि कितना फ्लक्स जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द करंट, जो कि मैंने यहां बोला भी था कि जो फ्लक्स चेंज होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा करंट के चेंज पे। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। कोई कंफ्यूजन? पक्का? यह है सेल्फ इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला, जहां पे फाई और आई के टर्म्स इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या है प्रोसेस, क्या होता है? सपोज दैट आपको एक सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम का आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उसका फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए उससे फ्लो होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा तो उसमें आई से डिवाइड बाई एल। क्या है यहाँ पर? एल इज नथिंग बट फाई बाई आई। आप बस फ्लक्स कैलकुलेट करके करंट से डिवाइड करा दो। मेन प्रोसेस ये, यहां से हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट होकर के आता है। एक सिस्टम, अगर बेसिक सिस्टम लिए सॉलिनॉइड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सॉलिनॉइड के लिए अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, किसके लिए? सॉलिनॉइड के लिए। तो सॉलिनॉइड के लिए हम एक बात जानते हैं कि जो सॉलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक, मान लिया किसी एक पर्टिकुलर लूप में करंट फ्लो कर रही थी आई नॉट, है ना। अगर करंट आई नॉट फ्लो कर रही थी तो जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिनॉइड। सिंपल। अच्छा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड था तो अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। एरिया क्या है? एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस आर मान ली हमने, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन आई नॉट इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। एक लूप का, कितने लूप का? एक लूप का। और लूप कितने लिए? लूप कितने लिए? एन लूप्स लिए, तो एन का मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको? लेट मी चेक, या ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई नॉट, ये हो गया हमारे पास फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारे पास एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एन। तो हमारे पास सिंपली यहां से क्या आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई नॉट पाई आर स्क्वायर। सही है? 100%? अच्छा, अब अगर एक बात बहुत ध्यान से सोचो आप, यहां पर एक काम अपन कर सकते थे। अगर हमारे पास फाइनाइट लेंथ की सॉलिनॉइड होती, तो यहाँ पे n की जगह पर हम कुछ और भी रख दिया। n क्या था? n इज नथिंग बट कैपिटल N बाई L, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या है, ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, हमें निकालना क्या था? L। तो L इज इक्वल टू फाई बाई आई। इसमें जब आप i का डिवाइड करोगे तो L का फॉर्मूला क्या बचेगा हमारे पास? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। देख रहे हो कितना सिंपल प्रोसेस है। सेम प्रोसेस हम म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी करते हैं। एक बार इसको उतारो, फिर हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन की भी बातें करेंगे, ठीक है। सो उतारो फटाक से। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी इंडक्टर है, सपोज हमारे पास कोई भी कॉइल थी, कोई भी इंडक्टर था, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं अगर उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल हो। तो इसका फॉर्मूला भी हमें याद रखना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, ठीक है। तो एनर्जी इन एन इंडक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम? हमारे पास एक बात हम जानते हैं कि ईएमएफ क्या आ रहा था, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, है ना। और पावर कितनी हो जाएगी उसकी? पावर क्या होता है हमारे पास? सिंपल वी आई, वी इज द पोटेंशियल और ई क्या है भाई? पोटेंशियल। तो हमने डाल दिया ई आई हो गया हमारे पास। ई का फॉर्मूला हमारे पास एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे आई भी है ना, आई एल डी आई बाई डी टी। ये आ गया पावर, डी टी को इधर भेजो तो पी डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई, करेक्ट है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ये क्या है? पावर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास? कैपिटल ई इज इक्वल टू आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई टू, तो हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिमिलरली अब आगे चलते हैं, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। किसकी? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि जब भी हमारे पास, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हो रहा था, एक कॉइल थी, इसमें करंट फ्लो कर रही थी, करंट चेंज हो रही थी, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ आ रहा था, ईएमएफ की वजह से करंट आ रही थी उसी कॉइल में। बट यहां पर क्या होगा कि मान लो हमारे पास दो कॉइल थी, एक कॉइल ए एक कॉइल बी। तो अगर हम फ्लक्स, भाई देखो दोनों में करंट फ्लो कर रही है, ठीक, लेकिन है क्या कि मान लो पहले दूसरे में नहीं भी है, ठीक है। मान लो पहले वाले में करंट फ्लो कर रही थी, वेरिएबल करंट थे, करंट को हमने चेंज किया। एक कॉइल में करंट को जब हम चेंज करेंगे तो उससे भाई उसकी वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जैसे मान लो कि एक बड़ी कॉइल थी, उसके अंदर हमारे पास छोटी कॉइल रखी हुई थी। अगर मान लेते हैं हम अंदर सोलेनॉइड की बात करें तो उसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई नॉट, है ना। तो बाहर एक बड़ी कॉइल, अंदर एक छोटी कॉइल। तो बड़ी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा था उसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है, और जो छोटी वाली कॉइल है दैट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बड़ी वाली कॉइल। ये बड़ी वाली कॉइल और ये छोटी वाली कॉइल, ठीक ठीक। अच्छा, जब हम बड़ी वाली कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसकी वजह से छोटी वाली कॉइल में भी तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है? अच्छा, अब क्या है, इस छोटी वाली कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। लेकिन सोचो ये करंट हमने चेंज कराई, तो छोटी वाली को, इसको हमने I1 बोल दिया कि अगर हमने I1 चेंज कराई, बड़ी वाली को 1 बोल रहा हूं, छोटी वाली को 2, तो हमने अगर I1 चेंज कराई है तो इसका मतलब दूसरी वाली से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो दूसरी वाली का फ्लक्स चेंज हो गया। तो इससे क्या चेंज हुआ? Φ2 चेंज हो गया। जब Φ2 चेंज हो गया तो उसकी वजह से इस वाली कॉइल में, जो छोटी वाली कॉइल है, छोटी वाली कॉइल में एक नई करंट फ्लो करने लगेगी ड्यू टू दिस फ्लक्स चेंज। और इस फ्लक्स चेंज की वजह से जो करंट फ्लो करेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। मतलब बड़ी एक कॉइल में आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में करंट फ्लो करने लग जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई कंफ्यूजन? सेम फॉर्मूला यहां पर भी आता है हमारे पास। उसमें क्या था हमारे पास? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां क्या होगा? सेम प्रोसेस, फाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बट यहां पर जो कांस्टेंट आएगा यानी Φ2, दूसरी वाली का फ्लक्स चेंज और पहली वाली की करंट, इसको हम रिलेट करते हैं एम से। एम इज नथिंग बट म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम प्रोसेस है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। आप एक में जैसे उसमें फॉर्मूला निकालो, सेम फॉर्मूला यहां पर आएगा, बट इसमें N1 N2 के टर्म्स में आएगा। इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स मान लो N1, इसमें मान लो N2। इसके लिए कैलकुलेट करोगे सेम प्रोसेस से। आपका ये होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दीज टू कॉइल्स। करने का प्रोसेस सेम। फ्लक्स कैलकुलेट, भाई पहली वाली वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई वन, म्यू नॉट एन आई वन, ये आ गया B1, है ना। तो Φ2 क्या आएगा? Φ2 हमारे पास आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं। Φ2 हमारे पास क्या आ जाएगा? Φ2 इज इक्वल टू B1 इंटू ए, सॉरी Φ2 है ना, B1 इंटू A2, B1 इंटू A2। B1 की वैल्यू म्यू नॉट एन I1, A2 कितना? एक कॉइल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला मान लिया, बड़े वाले का कैपिटल आर, ठीक है, इनटू लेंथ मान ली हमने L है, और इतने में नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो N इंटू L, करेक्ट है। अपॉन I कर दो, आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू L। सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन इसमें N1 N2 है ना, इसका N1 N2 कर लेना, N1 है ना, इसमें N2 कर लेना।
अभी यहाँ N2 ही रखो, N2L है ना, यहाँ N1 कर लो, ठीक है। तो म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई आर स्क्वायर L, ये आंसर है, खत्म हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस भी। कोई कंफ्यूजन इसमें, बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर एक बार दिमाग में रह जाती हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। कभी कभी यहाँ से फॉर्मूले आसानी से पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक 100% बता रहा हूँ। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे IIT JEM के कुछ PIQs करते हैं, ठीक है। बढ़िया से PIQs आए। सीधा मैंने जब 2018 का ही पेपर देखा उसमें डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस वहाँ से रखे हुए हैं, ठीक है। 2 तो मेरे को भी दिखे हैं और आगे चेक करना है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन उठाता हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किए थे, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट उस तरह के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था हमारी क्लास में भी, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया था, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशंस L एंड विड्थ डायमेंशंस L एंड W, है ना। आपको दिया गया ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप दिया गया है ऑफ डायमेंशंस L एंड W, moves with a constant speed v through a region containing a uniform magnetic field B directed into the paper extending the width 4W. Okay, which of the following figures correctly represents the variation of EMF with the position of the front end of the loop? Okay. क्वेश्चन मैं समझाता हूं आपको एग्जैक्टली क्या है IIT JEM 2018 का, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि एक लूप है, जैसा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था इस तरह से, कि एक लूप है जिसकी लेंथ L है और विड्थ W है, ठीक है। इट इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है जिसकी विड्थ जो है दैट इज 4W, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 4W है, ओके। आपसे बोल रहा है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इनवर्ट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट्स है। आपसे बोल रहा है कि EMF वर्सेस x का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। EMF, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, EMF वर्सेस x, डिस्टेंस के साथ में EMF किस तरह से चलेगा, इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, सिंपल। कोई कंफ्यूजन है आता है? अच्छा सा सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। सबसे पहले एक बात अपने को समझनी पड़ेगी, जब तक ये x इक्वल टू 0 तक नहीं पहुंच जाता तब तक तो EMF 0 ही रहेगा। मान लिया एट अ टाइम t ये थोड़ा सा एंटर कर गया है, ठीक है। मान लो इसकी वेलोसिटी आपको दी गई थी v, है ना, इसकी वेलोसिटी आपको दी गई थी v। तो जब ये आफ्टर टाइम t कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर गया होगा, कल भी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पर क्या आया था vt, क्योंकि डिस्टेंस कितनी आ जाएगी v इंटू टी, सिंपल, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इतनी डिस्टेंस ये अंदर गया होगा। जब इतनी डिस्टेंस अंदर गया होगा तो इसके इस पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा, इस पोर्शन से जब मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा तो क्या एरिया क्या है इसका, मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में है, vt इंटू दिस लेंथ, सिंपल। तो हम यहां से अगर एरिया लिखें, कितना एरिया एट एरिया ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या आ जाएगा हमारे पास LVT, करेक्ट है। तो कितना फ्लक्स जो है वो पास हो रहा होगा, तो फ्लक्स phi इज इक्वल टू b इंटू ए, बी कितना हमारे पास b दिया गया है, BLVT, दिस इज द फ्लक्स। लेट मी चेक, और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एक्सप्रेशन दिया है क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, ओके। तो दिस इज द फ्लक्स, ओके। जब ये फ्लक्स दिया गया हमें निकालना क्या है, EMF, तो EMF क्या आ जाएगा, EMF इज इक्वल टू d∅ बाई dt, d∅ बाई dt का मतलब सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगा, BLV। कोई कंफ्यूजन, पक्का 100%? लेट मी चेक, मैंने सारे डाटा सही लिखे हुए, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया साहब। अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लगाया था, ठीक है, दैट वाज शोइंग द लेंस लॉ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो करंट है वो फ्लो करेगी या EMF जो है वो नेगेटिव में आएगा, ओके। अब इसको प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब सोचो होगा क्या वास्तविकता में, यहाँ पर जैसे जैसे ये एंटर कर रहा होगा इसके अंदर, वैसे वैसे फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, बट कांस्टेंट EMF जो है वो इससे फ्लो हो रहा है। EMF कांस्टेंट, अगर आप EMF को देखो तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कब, जब ये स्टार्ट कर गया है, इसके अंदर पहुंच गया है ऑलमोस्ट, जब इसके अंदर ये चलना शुरू हो गया है, तब इसमें जो EMF, इसमें ऑप्शंस भी आपके दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं बना नहीं रहा हूं, डायरेक्टली अपन ग्राफ ही प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर प्लॉट कर, सॉरी, जैसे ही हमारा जो बॉक्स है वो इसके अंदर घुसना शुरू हुआ, वैसे ही इसमें EMF इंड्यूस हुआ, और जैसे ही कंप्लीटली बॉक्स इसके अंदर आ जाएगा वैसे ही फ्लक्स चेंज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा बॉक्स जो है, मैं आपको एक बॉक्स से समझाता हूं, ठीक है, मैं एक लूप से समझाता हूं। सपोज ये लूप था हमारे पास, ठीक है, ये क्लोज लूप था और ये क्लोज लूप इस तरह से आ रहा था, ठीक। जब ये यहां पर है, एज पर है, तब इसमें कोई भी फ्लक्स फ्लो नहीं कर रहा। जैसे जैसे हाफ एंटर किया, अब एंटर करते टाइम क्या है,
इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, लेकिन एक बार ये कंप्लीटली एंटर कर गया ना तो अब इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा दोस्त, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंप्लीटली फुल एरिया घेर चुका है और अब इसका एरिया चेंज नहीं होगा यहां तक कंप्लीटली, तो यहां तक जो है वो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, अर्थात ईएमएफ कितना होगा 0। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए तो ग्राफ पर इसका प्लॉट कर सकते हैं। मैं कहां प्लॉट करूं, ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। ईएमएफ वर्सेस एक्स, बहुत ध्यान से देखो, जैसे ही इसने एंटर किया इसके अंदर, इसकी विड्थ कितनी थी W, अच्छा तो टाइम t इज इक्वल टू 0 से, टाइम t इज इक्वल टू 0 सपोज दैट यहां शुरू हो रहा है, वहां पर ईएमएफ कितना है -BLV, तो इधर खींच लेते हैं -BLV और ऊपर खींच लेंगे पॉजिटिव BLV, है। इधर ईएमएफ दिखा देता हूं, इधर BLV, लेट मी चेक, आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला, क्या करेक्ट है? ओके, मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा और साफ जगह में आपको बना के दिखाऊं, तो मैं इसको ना इधर बनाता हूं, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा ईएमएफ था, ये हमारे पास एक्स था और यहाँ पे पॉजिटिव BLV या BVL और यहाँ पे -BVL, है ना, करेक्ट है। अच्छा, तो याद करो जैसे ही हमारा स्टार्टिंग 0 शुरू हुआ तो -BVL है आंसर, यहाँ से -BVL इस टाइप का, ये ग्राफ यहाँ से चढ़ गया -BVL। अब क्या होगा, कब तक ये फ्लो करता रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा ये अंदर ना आ जाए, मतलब x इज इक्वल टू W, जैसे ही x इज इक्वल टू W इसके अंदर नहीं आ जाएगा तब तक ये फ्लो करता रहेगा। मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू W है तो तुरंत ईएमएफ क्या होगा 0। अब क्या होगा, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसका जब ये वाला एज यहां पर पहुंच जाएगा, इसका जब ये वाला एज यानी 4W चल जाएगा, इसका जब ये वाला एज 4W चल जाएगा तब तक ही 0 रहेगा, और जैसे ही 4W क्रॉस किया है वैसे ही यहां पर ईएमएफ फिर आ गया है, कितना पॉजिटिव, क्योंकि अब निगेटिव, अब ये निकल रहा होगा तो ये साइन निगेटिव जब पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव BVL हो जाएगा और ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव BVL, ये निगेटिव BVL, ये आपका ग्राफ आएगा। ऑप्शन में चेक कर लेता हूं कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन A B C D, देखो ये 0W 4W, इसके बाद आगे तक जा रहा है। C ऑप्शन जो है उसमें आपका मिल रहा है फर्स्ट में ना ये आपका जो ये मैग्नीट्यूड है वो मतलब ग्राफ सेम टू सेम दिख रहा है, बट फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर BVL की जगह BWV है, BVL की जगह BVW है, इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन गलत होगा। C ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट है, BVL, ये पॉजिटिव BVL, यहाँ पे W इज 0, ये 4W करेक्ट है, तो इसका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे ईएमएफ का ग्राफ बना रहा है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ईएमएफ का ग्राफ है, यहाँ से आपसे करंट का भी ग्राफ पूछ सकता है, यहाँ से आपका फ्लक्स का भी ग्राफ पूछ सकता है, तो इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है। आपको दिख रहा है ये चीजें क्लियरली, ठीक है। अब मान लो इसमें आपसे फ्लक्स का ग्राफ पूछ दिया जाए, फ्लक्स का ग्राफ क्या होगा, मान लो फ्लक्स का ग्राफ पूछ दिया जाए, फ्लक्स वर्सेस टाइम या एक्स कुछ भी पूछ दिया जाए, मान लो टाइम के साथ पूछ दिया गया, इसका आपको एक्स के साथ में पूछता, इसका अगर आपको एक्स के साथ में पूछता तब भी जो ग्राफ, सॉरी इसका अगर टाइम के साथ पूछता तब भी ग्राफ सेम आता, बट ये जो क्वांटिटीज है थोड़ी चेंज होती है, समय के टर्म्स में हम लिखते हैं, ठीक है, बट ग्राफ सेम आता। अगर हम फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है कहीं ना कहीं, कहां तक, जैसे ही ये टाइम जैसे ही एंटर करेगा इतना, कितना, ये जो डिस्टेंस, सॉरी ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल बाई, क्या कर रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू W बाई टाइम में निकालना है तो W बाई V तक हमारा जो ग्राफ है दैट इज इंक्रीजिंग लीनियरली, सिंपल। उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे ही वो 4W बाई V तक पहुंचेगा वैसे ही ये ड्रॉप होने लगेगा। ये है हमारे पास फ्लक्स का ग्राफ, कोई दिक्कत। करंट का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम, बट यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी उसमें डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आई क्या होता है, आई होता है E बाई R, तो रेजिस्टेंस का अगर आप डिवाइड कर दोगे तो यही ग्राफ करंट का हो जाएगा, कोई दिक्कत, सिंपल। तो कोई भी तरीके का सवाल पूछा गया हो, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि करेंगे कैसे, वहां तक हमें ईएमएफ निकालना है, फ्लक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे वो चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन भी आईटीजैम 2018 का ही लगा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ टाइम डिपेंडेंट करंट सच दैट द मैग्नेटिक, भाई सोलेनोइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, आपको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, B इज इक्वल टू B0T² K कैप, और सोलेनोइड का ना फिगर आपको दिया गया है इस तरह से कुछ, ये K कैप, ये इसकी यहाँ पे क्या है आपका, सिंपल कुछ नहीं, एक फिगर इस टाइप में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पॉइंट P है, इस यहाँ एक पॉइंट P दिया गया है, ये डिस्टेंस R दी गई है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि द डिस्प्लेसमेंट करंट एट द पॉइंट P
ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज सॉरी इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, आपको बोला गया है जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इस पॉइंट पर वो किस तरह से निकाली जाएगी। मैंने हालांकि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं बताया, बट यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा और उसको खत्म भी कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है जे डी, इसको दिखाते हैं जे डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एक तरह से बोल सकते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। जब आपका वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां पर होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। जहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट, सिंपल वही चीज है ये। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला होता है, यानी हमें चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, मैंने अभी आपको जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था उसका फॉर्मूला याद है, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, डी फाइव बाई डी टी, ये था हमारे पास, सिंपल ये फॉर्मूला था। अच्छा, यहां से फाई क्या हमारे पास, फाई इज नथिंग बट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस। एक्सट्रीमली सॉरी, वो थोड़ा सा लाइट सडनली कट गई तो इस चक्कर में मेरे को स्विच करना पड़ा थोड़ा सा। तो क्या बात कर रहे थे अपन, थोड़ी खराब रोशनी, आई थिंक मैनेज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ई डॉट डी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब यहाँ पर फ्लक्स की अगर बात करें तो फ्लक्स कितनी जगह से पास हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो। अगर हम इस सर्कल की बात करें जो मैं दिया गया, यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, जितना कि इस पाइप के अंदर, जितना कि सॉलिनॉइड के अंदर है। तो सॉलिनॉइड के अंदर जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी डॉट ए, और बी क्या है हमारे पास, बी नॉट टी स्क्वायर के कैप इंटू एरिया कितना है सॉलिनॉइड का, इतना ही तो जो मैग्नेटिक फील्ड इतने से ही तो पास हो रहा है, यानी पाई कैपिटल, इसकी रेडियस दी गई थी आपको कैपिटल आर, ठीक है, इसकी रेडियस आपको दी गई कैपिटल आर इंटू के कैप। क्यों, क्योंकि इसका जो के कैप है, जो इसकी एरिया है वो ऊपर की तरफ है, तो के कैप हो गया। तो डायरेक्टली क्या आ गया यहाँ से, बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट है। इंटीग्रेट करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू आ गई सिंपली 2b नॉट पाई आर स्क्वायर टी, सही है। इसको सॉल्व करते हैं, ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल का मतलब क्या हो गया, वही सिंपली ई को डीएल पे पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई इंटू टू पाई आर, ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू वो 2b नॉट पाई आर स्क्वायर टी, करेक्ट है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर टी बाई आर, ये आ गया ई। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जेडी की वैल्यू हमारे पास कितने जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, बी नॉट आर स्क्वायर बाई आर। तो वही आपसे पूछा गया था, जेडी जो है यानी जो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, दैट इज किस तरह से डिपेंड कर रही है आर पे। तो एक बात हमें समझना है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, या डिस्प्लेसमेंट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपसे ऑप्शन में पूछा गया था, मेरे पास इस समय सडनली ऑप्शन, मतलब वो सडनली लैपटॉप वगैरह सब बंद हो गया है, तो फिलहाल में ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, जो भी उसमें आंसर था ये आप करेक्ट लगा देंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास को भी यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ चर्चाएं हो गई, कुछ तैयारी मैंने कराया, आपको दिखाया किस तरह से हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की सहायता से चीज़ें करनी है, ठीक है। और इस बैड लाइट के लिए भी सॉरी, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं अपन, अपने हाथ में तो है नहीं लाइट, और इंस्टीट्यूट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस चक्कर में लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको थोड़ा सा ढंग से रिवाइज करना, बाकी भी आइडियाज मिस के करना, दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।